नमस्कार दोस्तों, हम लोग भारत के राष्ट्रपति को पढ़ रहे थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे। अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक हमें पढ़ना पड़ता है। ये हमें कंटिन्यू पढ़ना पड़ता है। इनमें बहुत सारी चीजें हैं। इनके अलावा राष्ट्रपति की शक्तियों के अनुच्छेद भी है, वो अलग अलग जगह पर पड़े हुए हैं। हम राष्ट्रपति को पूरा 52 से लेकर 62 तक पढ़ने के बाद राष्ट्रपति की शक्तियों को भी बारी बारी से देखेंगे। तो पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि 52 से लेकर 62 तक पढ़ना है, लेकिन हमने पिछली वाली क्लास में 4 अनुच्छेद पढ़े हैं। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में क्या है? भारत के राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां। अनुच्छेद 54 में क्या है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। और अनुच्छेद 55 में क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। 52, 53, 54, 55 चार ही आर्टिकल पिछली क्लास में पढ़ पाए थे। वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम दूसरा सेक्टर यहां कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे 55 के बाद 56 से लेकर 60 तक। ये 5 आर्टिकल आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति के। उसके जस्ट बाद कंटिन्यू है ये। अनुच्छेद 56 में क्या है? अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है। देखो, अनुच्छेद 56 में कार्यकाल है। अनुच्छेद 58 में योग्यता है। पहले योग्यता आनी चाहिए थी, लेकिन कार्यकाल आ रहा है, तो संविधान बनाने वाले जैसा बना के गए हम वैसे पढ़ेंगे। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, और भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल है कितना? 5 वर्ष। अनुच्छेद 56(1) में दे रखा है, ठीक है। अनुच्छेद 56(1) में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी है, जैसे भारत का राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को। ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 56 में ही जिक्र है कि भारत का राष्ट्रपति हमेशा त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। और ये जब भारत के उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा, उससे पहले बताएगा किसको? लोकसभा अध्यक्ष को। ये लिखा हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देने से पहले सूचित करेगा लोकसभा के अध्यक्ष को। ये 56(2) में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनको साथ में पढ़ा जाता है, इसको इसके साथ में पढ़ा जाता है, ठीक है। दूसरा, अनुच्छेद 56 में इस बात का जिक्र है कि भारत के राष्ट्रपति को यदि वो संविधान का अतिक्रमण करेंगे, उल्लंघन करेंगे, ठीक है, उसका वायलेशन करेंगे, तो भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, जिसको बोलते हैं महाभियोग, ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो भारत के राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने पर पद से हटाया जा सकता है, हटाया जाएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है किसमें? 56 में। और प्रक्रिया कहां लिखी हुई है? अनुच्छेद 61 में। तो अनुच्छेद 56 भारत के राष्ट्रपति को हटाने की पावर देता है। महाभियोग लगाया जाएगा राष्ट्रपति के ऊपर अगर वो संविधान का उल्लंघन करेंगे। लेकिन तरीका कहां लिखा हुआ है? अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 अगली क्लास में पढ़ेंगे कि किस तरीके से राष्ट्रपति को हटाया जाता है, लेकिन पावर यही आर्टिकल देता है कि भाई भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाएगा संविधान का उल्लंघन करने पर। ये महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाएगी। ये 56 में लिखा हुआ है। और तरीका किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 61 में लिखा हुआ है। उसके बाद ये भी लिखा हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी, कार्यकाल पूरा होने के बाद भी, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं बन जाता, नया राष्ट्रपति कुर्सी नहीं संभालता, तब तक उस पद पर बना रहेगा, ठीक है। कार्यकाल पूरा होने के बाद भी अगर भारत का राष्ट्रपति नहीं आया है कोई नया, तो उस पद को वो संभाल सकते हैं। तो इस बात की भी इजाजत मिली हुई है। और 56(2) के अंदर क्या है? त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति को देने से पहले वो लोकसभा अध्यक्ष को जरूर बताएंगे कि मैं अपना इस्तीफा देने जा रहा हूं। तो अनुच्छेद 56 में बहुत सारी बातें आप ये पढ़ के निकल जाते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। उसके साथ साथ ये बातें ध्यान रखनी है कि ये त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। उसके अलावा ये भी इजाजत देता अनुच्छेद 56(1) क्लॉज बी कि राष्ट्रपति का महाभियोग लाया जाएगा जब ये संविधान का उल्लंघन करेंगे। लेकिन प्रक्रिया कहां लिखी हुई है? 61 के अंदर लिखी हुई है। ये केवल पावर देता है, शक्ति देता है राष्ट्रपति को हटाने की। और इसी में लिखा हुआ है नया राष्ट्रपति आने तक भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो भी जाता ना, तो पद पर बैठे रह सकते हैं। अनुच्छेद 56(2) में मैंने आपको बता दिया है कि त्यागपत्र वो उपराष्ट्रपति को देने से पहले हमारे लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करेंगे, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष को इन्फॉर्म करना पड़ता है। उसके बाद अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में पुनः री इलेक्शन। भारत राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति एक से ज्यादा बार चुनाव लड़ सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बार बनेगा या 2 बार ही बनेगा। भारत राज्य का ये संविधान का नियम है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन का पात्र होगा। री इलेक्ट किया जा सकता है, कितनी भी बार किया जा सकता है, कितने नंबर ऑफ टाइम भी किया जा सकता है। ऐसा भारत के इतिहास में एक बार ही हुआ है। आप सभी को पता है, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केवल वही ऐसे राष्ट्रपति है जो 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। एक बार तो 52 में और एक बार 56 में। उनके अलावा जितने भी राष्ट्रपति आए हैं वो सब एक एक बार ही बने हैं। क्यों? क्योंकि सभी को मौका मिलना चाहिए। डेमोक्रेटिक देश है, पॉपुलेशन ज्यादा है। एक आदमी 5 साल तक उस पद पर बैठ चुका, अपनी सेवा दे चुका है, तो किसी दूसरे इंसान को भी मौका दिया जाए। इसलिए कोई दूसरा राष्ट्रपति बार बार नहीं बनता है।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अलावा हर एक राष्ट्रपति एक एक बार ही बना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मौका आया था कि वो वापस से राष्ट्रपति का चुनाव लड़े, अरे निर्विरोध बना देंगे, बिना चुनाव के बना देंगे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं राष्ट्रपति नहीं बनूंगा, 5 साल देश की सेवा कर चुका हूं, अब किसी और को मौका दिया जाए। ठीक है, तो ऐसा होता है हमारे देश में। उसके बाद है अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में भारत के राष्ट्रपति की योग्यता या क्वालिफिकेशंस, भारत के राष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। अनुच्छेद 58(1) में क्या है, अनुच्छेद 58(1) में 3 चीजें लिखी हुई है, 3 महत्वपूर्ण योग्यताएं। पहली योग्यता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, जो भी भारत का राष्ट्रपति बनेगा ही शुड बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका हो, ही शुड कंप्लीटेड 35 इयर्स ऑफ एज, ऐसा नहीं कि 35 की उम्र में चल रहा हो, 35 साल कंप्लीट कर चुका हो। और तीसरी योग्यता है वो लोकसभा का चुनाव लड़ने योग्य होना चाहिए, केवल लोकसभा का चुनाव लड़ने योग्य होना चाहिए, इतनी उनमें काबिलियत या योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य नहीं चाहिए, लोकसभा का चुनाव लड़ने योग्य उसमें काबिलियत होनी चाहिए, ऐसा इंसान हमारा राष्ट्रपति बनेगा। तो ये 3 तो बेसिक क्वालिफिकेशन है, इसके अलावा बहुत सारी क्वालिफिकेशन और भी है। ठीक है, 58(1) में इनका जिक्र, 58(2) के अंदर किस बात का जिक्र है, 58(2) में है कि जो भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनेगा वो किसी लाभ के पद को धारण नहीं कर सकता, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट पोस्ट हो, चाहे वो प्राइवेट पोस्ट हो, जो भी भारत का राष्ट्रपति बनेगा वो किसी लाभ के पद पर नहीं हो सकता है, किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं बैठ सकता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? जो भी इंसान भारत का राष्ट्रपति बनेगा वो कोई न्यूट्रल इंसान बनेगा, जो भी इंसान भारत का राष्ट्रपति बनेगा वो कोई ना कोई न्यूट्रल इंसान बनेगा। ठीक है, वो किसी लाभ के पद पर नहीं होगा। जैसे कोई सरकारी टीचर है, ठीक है, तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा अगर वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहा है। कोई प्राइवेट टीचर है, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, किसी कंपनी के अंडर काम करता है तो उस किसी ऑफिशियल को या किसी भी कर्मचारी को, चाहे वो सरकारी ऑफिस में काम कर रहा हो, प्राइवेट ऑफिस में काम कर रहा हो, वो न्यूट्रल इंसान होना चाहिए, वो किसी के अंडर काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर इस बात का जिक्र है कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब एक बात को ध्यान से समझना, इस बात को ऐसे समझो, एक तो होता है नामांकन भरने का टाइम, नामांकन या नॉमिनेशन भरने का टाइम क्या होता है, अगर किसी के पास कोई लाभ का पद है, अगर किसी के पास कोई लाभ का पद है तो नामांकन भरने से पहले उसको वो पद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोगों को इस बात की इजाजत है, विशेष अधिकार है कि वो पद पर रहते हुए भी नामांकन भर सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे तो नॉर्मल इंसान को तो नामांकन भरते वक्त ही, राष्ट्रपति का नामांकन भरने वक्त ही अपने लाभ के पद से इस्तीफा देना होगा, लेकिन ये कुछ ऐसे लोग हैं, ये अपने पद पर रहते हुए भी राष्ट्रपति का नामांकन भर सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, कोई मंत्री हो गया, सांसद हो गया, कोई विधायक हो गया, तो ये अपने पद पर रहते हुए नामांकन भर सकते हैं। लेकिन अब अगर इनमें से कोई राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाएगा तो अब राष्ट्रपति बनने से पहले इनको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, वो आदमी 2-2 पोस्ट थोड़ी संभाल सकता है, उसके पास एक ही पोस्ट होनी चाहिए। तो वैसे तो हर एक नॉर्मल इंसान को नामांकन भरने से पहले ही इस्तीफा देना होता है, वो किसी लाभ के पद पर नहीं हो सकता, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो। लाभ के पद का मतलब है कि वो किसी के अंडर काम नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ पोस्ट हमारे देश में ऐसी है जिनको ये इजाजत है कि वो इस पद पर रहते हुए राष्ट्रपति का नामांकन भर सकते हैं, उनको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है नामांकन के दौरान। हाँ, इन लोगों के द्वारा नामांकन भर दिया जाएगा और अगर इनमें से कोई जीत जाता है तो अब राष्ट्रपति की शपथ लेने से पहले, राष्ट्रपति बनने से पहले फिर तो भाई इस्तीफा देना ही है, वो 2-2 पोस्ट थोड़ी संभाल सकता है। ठीक है, तो इन सभी लोगों को विशेष अधिकार है, इनके पद को लाभ का पद नहीं माना जाता, ये पद पर रहते हुए भी नामांकन भर सकते हैं, लेकिन जीतने के बाद इस्तीफा देना पड़ेगा। तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और दूसरा, संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है। एक तो हमारी पार्लियामेंट होती है, संसद, लोकसभा और राज्यसभा, और एक हमारा राज्य विधानमंडल होता है, स्टेट लेजिस्लेचर होती है, विधानसभा और विधान परिषद। भारत का राष्ट्रपति बनने वाला कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य नहीं हो सकता है। भारत का राष्ट्रपति बनने वाला व्यक्ति अगर वो राष्ट्रपति बन चुका है, चुनाव जीत चुका है, तो वो इन दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है। हां, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वो, आपको पता है कि संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है, तो इस बात का जिक्र यहां पर है। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए अभी मैंने आपको बताया है कि जो भी भारत का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा वो जैसे सांसद और विधायक का कोई मंत्री है,
ये तो पार्लियामेंट में बैठते हैं, ये तो विधानसभाओं में बैठते हैं, तो ये चुनाव तो लड़ सकते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जब ये राष्ट्रपति बन चुके हैं तब इनको ये पद भी छोड़ना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो किसी भी संसद, भारत की संसद, पार्लियामेंट या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है। इनका सदस्य रहते हुए चुनाव तो लड़ सकता है, इनका सदस्य रहते हुए चुनाव तो लड़ सकता है, क्योंकि इनको लाभ का पद नहीं माना जाता, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना है। राष्ट्रपति क्यों लिया है? क्योंकि अभी अभी मैंने अनुच्छेद 57 में आपको बताया कि कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा बार राष्ट्रपति बन सकता है, तो राष्ट्रपति वापस भी नामांकन डाल सकता है, वापस भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी नहीं रोकेगा उसको, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ठीक है, तो ये दोनों बातें और क्लियर होनी चाहिए कि लाभ के पद पर ना हो, किसी के अंडर काम ना करता हो, इन लोगों को छूट है, इजाजत है, पद पर रहते हुए नामांकन भर दो, लेकिन जीतने के बाद इस्तीफा देना पड़ेगा। राष्ट्रपति की शपथ लेने से पहले इस्तीफा देना पड़ेगा, दो पोस्ट नहीं धारण कर सकता। और संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य हमारा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। इस पद पर रहते हुए ये नामांकन तो भर सकते हैं, नॉमिनेशन तो कर सकते हैं, लेकिन अगर जीत गया तो फिर इसको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इसका कोई भी सदस्य हमारा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, चुनाव लड़ सकता है, राष्ट्रपति नहीं बन सकता। इसके अलावा और भी बहुत महत्वपूर्ण क्वालिफिकेशंस है, जैसे जो भी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा उसको आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपए जमानत के तौर पर जमा करवाने पड़ते हैं। 15,000 रुपए जमानत के तौर पर जमा करवाने का मतलब यह कि क्या इसकी इतनी भी हैसियत है कि 15,000 रुपए भी जमानत में जमा करवा सकता है? क्या इतने भी कंगाल है, दिवालिया तो नहीं है ये कि इसके पास 15,000 रुपए नहीं है? चाहे किसी से उधार लेके करवा दो, 15,000 रुपए जमा करवाने पड़ते हैं। किसके तौर पर? ठीक है, जमानत के तौर पर। ठीक है, आरबीआई के अंदर, किसी दूसरे बैंक में नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। और यह भी प्रावधान है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसी व्यक्ति ने लड़ा है और भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जितने भी वोट पड़े हैं, वैलिड वोट्स, उनका अगर 1/6 भाग अगर किसी कैंडिडेट को नहीं मिला ना, तो उसकी फिर जमानत जब्त हो जाएगी। जैसे आपको पता है 4033 तो क्या है? विधायक है, और एमपी कितने हैं? 776 के आसपास। तो इतने लोगों का क्या 1/6 अगर इसको वोट नहीं मिला ना, तो आप सभी लोग जानते हैं इसकी जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त होने का मतलब है ये 15,000 रुपए तो जाएंगे ही, साथ में इनको भविष्य में चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। अगर मान लो ठीक ठाक वोट मिले हैं, 1/6 के आसपास वोट मिले हैं, तो हो सकता है 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए रोक दे। बिल्कुल ही बेड़ा करके, बिल्कुल ही काम खराब है, 10-15 गिनती की वोट मिले हैं, तो उसको 10-15 साल के लिए भी रोका जा सकता है कि तू क्यों बवाल कर रहा है, क्यों लड़ने आया राष्ट्रपति का चुनाव, जब तुझे पता था कि तू नहीं जीता तो क्यों भरा तूने नामांकन। तो 15,000 रुपए आरबीआई में जमा करवाने पड़ते हैं। और अगर पूरे राष्ट्रपति के चुनाव में पड़े वोटों का 1/6% वोट इसको नहीं मिलता है, या 1/6 भाग इसको नहीं मिलता है किसी भी कैंडिडेट को, तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का चुनाव हुआ तो 115 लोगों ने नामांकन भरा था, 115 लोगों ने नामांकन भरा था, लेकिन अंत में 2 ही कैंडिडेट बचते हैं, आपको पता है, एक तो रूलिंग पार्टी का, एक अपोजिशन पार्टी का, एक तो पक्ष का और एक विपक्ष का, क्योंकि सबको पता है कि इन्हीं को वोट मिलने हैं, बाकी लोग अपना नाम पीछे खींच लेते हैं अपने आप। दूसरी क्वालिफिकेशन, 50 सांसद या विधायक। इस बात में बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर केवल सांसद चाहिए या केवल विधायक। सांसद और विधायक दोनों राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, दोनों निर्वाचित हैं। तो भारत के राष्ट्रपति का नामांकन भरने के लिए आपको पहली बात तो 15,000 रुपए आरबीआई में जमा करवाने हैं। दूसरा, नॉमिनेशन करने के लिए 50 प्रस्तावक होने चाहिए, प्रपोजर्स। 50 लोग सिग्नेचर करके ये बोले कि हम इस कैंडिडेट को भारत का राष्ट्रपति बनाने के लिए नॉमिनेट करवाना चाहते हैं, इसका नाम लिख लो, हम इसको वोट देंगे। तो प्रपोजर का मतलब है 50 लोगों के सिग्नेचर होने चाहिए, प्रस्तावक होने चाहिए, ये लोग बोलेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन को पता है कि ये 50 के भरोसे तो जीतेगा नहीं, तो इलेक्शन कमीशन बोलेगा, निर्वाचन आयोग बोलेगा कि 50 और लाओ। इन 50 लोगों के अलावा दूसरे 50 लोग और लेके आओ और उनसे हामड़ भरवाओ कि हाँ हम वोट देंगे। तो 50 अनुमोदक या समर्थक भी होने चाहिए, जिनको सेकंडर्स बोला जाता है। ये भी सांसद या विधायकों में से कोई भी हो सकता है। तो 50 तो प्रस्तावक होने चाहिए जो ये प्रस्तुत करें पेपर में लिखकर अपने सिग्नेचर करके कि इस इंसान को हम राष्ट्रपति बनाने के लिए नॉमिनेट करवाना चाहते हैं। और फिर इलेक्शन कमीशन बोलेगा कि 50 के भरोसे तो ये जीतने से रहा, और 50 लोग लाके दिखाओ और हामड़ भरवाओ कि हाँ भाई हम वोट डालेंगे। तो ये 50 और ये 50 अलग अलग होने चाहिए, ठीक है।
टोटल 100 लोग हामड़ भरेंगे, तब जाके किसी इंसान का नॉमिनेशन होता है, नामांकन होता है राष्ट्रपति पद के लिए। ये अलग अलग होना चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। हाँ, दूसरे कैंडिडेट के लिए समान होनी चाहिए, दूसरे कैंडिडेट के लिए इनमें से उछल के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसको ऐसे समझो, अपने गांव में सरपंची का चुनाव होता है, 8-10 लोग सरपंची का चुनाव लड़ने आ जाते हैं और रात में पिताजी खाना खाते रहते हैं, सारे के सारे कैंडिडेट आ जाते हैं। ठीक है, पहला कैंडिडेट आके बोला कि साहब वोट हमें देना सरपंच का, पिताजी बोलेंगे बिल्कुल आपको ही देंगे, और किसको देंगे। दूसरे दिन दूसरा कैंडिडेट आएगा, फिर वो बोलेगा वोट हमें देना, हम बोलेंगे बिल्कुल आपको ही देंगे। हर एक कैंडिडेट को हम यही बोलते हैं, तुझे वोट देंगे, तुझे वोट देंगे, तुझे वोट देंगे। तो सुनो सबकी, करो मन की, हम वोट तो उसे देते हैं ना जिसको देना चाहते हैं, हम तो सबके लिए भरते हैं। तो ये लोग किसी दूसरे कैंडिडेट के लिए प्रस्तावक हो सकते हैं, अनुमोदक हो सकते हैं, लेकिन एक कैंडिडेट के लिए ये दोनों अलग अलग होने चाहिए। 50 प्रस्तावक अलग, 50 अनुमोदक अलग, टोटल 100 लोग होने चाहिए, तब जाके नामांकन भरा जाता है। ठीक है, ऐसा इलेक्शन कमीशन इसलिए करता है। 50 अनुमोदक, आपने गांव में देखा होगा, गांव के अंदर सरपंची का जब चुनाव होता है तो सरपंची का जब नामांकन भरने के लिए जाते हैं, ठीक है, नामांकन पत्र भरने जाते हैं, तो गांव में बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, पुरुष, गाय, भैंस, छेड़ी, भेड़, बकरी, ऊंट, सारे के सारे पीछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिखाना पड़ता है कि भाई हम जीत जाएंगे, हमारा सपोर्ट देखो, कितने लोग हमारे साथ हैं, भले उनमें से एक भी ना दे वोट। तो ऐसा यहाँ पर दिखाना पड़ता है। अनुमोदक, समर्थक भी होने चाहिए 50। ठीक है, उसके अलावा अगली क्वालिफिकेशन क्या है, इसके अलावा कुछ और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सांसद या एमपी की योग्यता और अयोग्यता। हमारे देश में सांसद होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनकी योग्यता और अयोग्यता का जिक्र है अनुच्छेद 84 में और अनुच्छेद 102 में। अनुच्छेद 84 में सांसदों की योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, और अनुच्छेद 102 में सांसदों की अयोग्यता है, डिस्क्वालिफिकेशन है। इसको भी वो फुलफिल करें, इसको भी पूरा करें वो। जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो नॉर्मल दोनों के लिए है। अगर लोकसभा का सदस्य है तो उम्र 25 साल होनी चाहिए, अगर वो राज्यसभा का है तो उम्र 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, वो किसी भी जगह पर अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के तौर में, इलेक्टोर के तौर पर क्या होना चाहिए, मतदान क्षेत्र में निर्वाचित होना चाहिए, उसका नामांकन होना चाहिए, उसका नाम दर्ज होना चाहिए किसी न किसी निर्वाचन क्षेत्र में कि कहीं का वो नागरिक है। ठीक है, इसके अलावा अयोग्यता, वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति का नामांकन भरने से पहले, वो पागल नहीं होना चाहिए, वो दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया होने का मतलब ये है कि उसके ऊपर किसी का कर्जा ना हो। ठीक है, किसी का ऋण खाने रखा हो, पैसा ना खा रखा हो, दिवालिया ना हो, कर्जा ना हो। ठीक है, इसके अलावा ऊपर कोई केस ना हो, अगर केस हो भी तो सजा ना मिली हो किसी केस में। ठीक है, छोटा मोटा केस तो चल जाएगा लेकिन सजा नहीं होनी चाहिए। तो मतलब बिल्कुल साफ छवि होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट छवि होनी चाहिए, इसलिए ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी योग्यताएं किसकी है, राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न जो आपसे बार बार पूछा जाता है कि बताओ राष्ट्रपति की योग्यता इनमें से कौन सी नहीं है। एक तो है भारत का नागरिक होना चाहिए, एक है 35 साल की उम्र होनी चाहिए, एक है वो शिक्षित होना चाहिए, और एक है वो लोकसभा का चुनाव लड़ने योग्य होना चाहिए। तो देखो, भारत के राष्ट्रपति की शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कहीं जिक्र नहीं है। भारत के राष्ट्रपति अनपढ़ इंसान भी बन सकता है, कोई भी शैक्षणिक योग्यता नहीं है। भारत का राष्ट्रपति अनपढ़ भी बन सकता है, ऐसा इसलिए किया जाता है। और ये राष्ट्रपति के लिए नहीं, ये एमपी और विधायकों के लिए भी है, ये हमारे प्रेसिडेंट के लिए भी है, एमपी के लिए भी है, एमएलए के लिए भी है। ऐसा इसलिए किया क्योंकि भारत की जो ज्यादातर आबादी है ना, मैक्सिमम पॉपुलेशन, वो अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है। तो अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगा दोगे, आप शैक्षणिक योग्यता निर्धारित कर दोगे, तो भारत राज्य का बहुत बड़ा वर्ग इसमें पार्टिसिपेशन करने से छूट जाएगा। बहुत सारा वर्ग पढ़ा लिखा नहीं है, तो भारत का बहुत सारा वर्ग, बहुत सारे लोग, इन लोगों में प्रतिनिधि चुनने में छूट सकते हैं, पीछे रह सकते हैं। तो सभी का रिप्रेजेंटेशन होगा, सभी का प्रतिनिधित्व हो, इसलिए शैक्षणिक योग्यता हमने रखी ही नहीं है। अच्छा, सरपंच के चुनाव में शैक्षणिक योग्यता है, सरपंच बनने के लिए 8वीं क्लास पास होनी चाहिए आप, अगर जनरल में आते हैं तो 10वीं क्लास पास होनी चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति के लिए पद के लिए, विधायक के पद के लिए, सांसद के पद के लिए कोई भी योग्यता नहीं रखी है, क्योंकि अगर आप योग्यता रख दोगे तो समाज का बड़ा वर्ग छूट जाएगा। लेकिन अब योग्यता रख देनी चाहिए, अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, 70% से ज्यादा हमारी लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर, तो अब तो हर एक इंसान पढ़ा लिखा है, तो अब राष्ट्रपति की योग्यता कर देनी चाहिए कि वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। लेकिन अभी तक राष्ट्रपति की कोई भी शैक्षणिक योग्यता नहीं है, अनपढ़ इंसान भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है।
तो अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की योग्यता नहीं है, भारत का राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो है, बिल्कुल है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये भी है, और लोकसभा का चुनाव लड़ने योग्य होना चाहिए, ये भी है। भारत का राष्ट्रपति शिक्षित हो या ना हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये भारत के राष्ट्रपति की योग्यता नहीं है, वो अनपढ़ भी चल जाएगा, ठीक है। इतने बड़े देश का राष्ट्रपति अनपढ़ भी बन जाएगा, क्योंकि अगर योग्यता रख देंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रख देंगे, शैक्षणिक योग्यता रख देंगे तो भारत का बड़ा वर्ग छूट जाएगा। लेकिन अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं भाई, वो 75 साल पहले की बात थी, अब योग्यता बना देनी चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 59 में क्या है? अनुच्छेद 59 में है वेतन एवं भत्ते, एमोल्यूमेंट एंड अलाउंसेस। भारत के राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों का जिक्र अनुच्छेद 59 में, लेकिन वेतन और भत्तों के अलावा बहुत सारी चीजों का जिक्र है, जैसे संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। भारत का राष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, इस बात का जिक्र यहां पर भी आया है, बच्चों ध्यान से देखना। भारत का राष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता, जो भी राष्ट्रपति बनेगा अगर है तो इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है। ये अनुच्छेद 59 में लिख रखा है, ये लिख दिया 59 में, लेकिन इसकी जरूरत कहां थी? 58 में इसकी जरूरत थी, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल का, हमारे पार्लियामेंट का और स्टेट लेजिस्लेचर का, लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, विधान परिषद का सदस्य नहीं हो सकता है, अगर है तो इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है। नामांकन के टाइम पे इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, जब आपने चुनाव जीत लिया है, अब आप राष्ट्रपति बनने वाले हैं, उससे पहले आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। दूसरा, राष्ट्रपति के अलावा आप कोई दूसरा पद धारण नहीं करोगे, जैसे आप राष्ट्रपति भी हो, किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने भी जा रहे हो, वहां पर भी सैलरी ले रहे हो, तो राष्ट्रपति के पद के अलावा कोई दूसरा पद आप धारण नहीं करोगे। तीसरा, वेतन और भत्ते। भारत का राष्ट्रपति, एमपी, एमएलए, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हर एक इंसान के वेतन भत्ते कहां पर आपको मिल जाएंगे? अनुसूची 2 में। तो भारत के राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते किसी भी कीमत पर कम नहीं किए जाएंगे, इस बात का जिक्र है, चाहे आपातकाल ही क्यों ना हो। भारत के राष्ट्रपति को वेतन और भत्ते जो मिलते हैं वो दिए जाएंगे, और इसका जिक्र है अनुसूची 2 में। कितना दिया जाएगा? 5 लाख रुपए प्रति महीना, एक महीने का 5 लाख का वेतन मिलता है हमारे देश के राष्ट्रपति को। तो वेतन और भत्ते कम नहीं किए जाएंगे किसी भी कीमत पर, लेकिन चाहे आपातकाल ही क्यों ना हो। लेकिन आपको पता है कि आपातकाल 3 प्रकार का होता है बच्चों, कौन कौन सा? एक तो होता है राष्ट्रीय आपातकाल 352, इसमें एक होता है राज्य आपातकाल 356, और एक होता है वित्तीय आपातकाल 360। तो अगर राष्ट्रीय आपातकाल है, राज्य आपातकाल है, राज्य आपातकाल को आप राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं, तो इस दौरान तो कम नहीं किए जाएंगे, केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों को फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल के दौरान ही कम किए जा सकते हैं, वो भी जब राष्ट्रपति बोलेगा, वो ऐसा चाहे, पार्लियामेंट नहीं करती है, राष्ट्रपति खुद की इच्छा से ये बोले कि देश में पैसे की कमी है, वित्तीय आपातकाल लगा हुआ है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, तब जाकर संसद उनके वेतन और भत्तों को कम कर सकती है, वरना राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते किसी कीमत पर कम नहीं किए जाएंगे, ठीक है। चाहे वो आपातकाल ही क्यों ना हो, नॉर्मल सिचुएशन तो अलग बात है, आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल में भी नहीं किए जाएंगे, राज्य आपातकाल या जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं उसमें भी नहीं किए जाएंगे, केवल और केवल वित्तीय आपातकाल में कम किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 360 के माध्यम से भारत में वित्तीय आपातकाल लगता है, लेकिन वो भी राष्ट्रपति बोले तब, अपनी मर्जी से पार्लियामेंट नहीं घटा सकती है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 60 की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 7 में आपको मिल जाएगा शपथ। भारत के राष्ट्रपति की शपथ, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, इस बात का ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति शपथ नहीं दिलाता है, ठीक है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, वर्तमान में कौन है? 50वें नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश है डी.वाई. चंद्रचूड़, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाएगी, ओथ दिलाई जाएगी। लेकिन अगर ये मान लो कि नहीं है तो कौन दिलाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो सबसे सीनियर मोस्ट जज है, सबसे वरिष्ठतम जज है, किसमें? एक्सपीरियंस के आधार पर सबसे वरिष्ठतम है, वो शपथ दिलाएगा। अगर वो भी नहीं है तो उससे कम एक्सपीरियंस वाला, वो भी नहीं है तो उससे कम एक्सपीरियंस वाला। आप सभी को पता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजों की संख्या 34 है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला के 34 जज है। तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, कोई भी वरिष्ठतम न्यायाधीश दिला सकता है, ये नहीं है तो इससे निचले वाला न्यायाधीश, 34 भरे पड़े हैं भाई,
कोई भी दिला सकता है, ठीक है। लेकिन पहली पॉसिबिलिटी क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। तो आज हमने राष्ट्रपति के कितने आर्टिकल पढ़े हैं, आज हमने 5 पढ़े। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, अनुच्छेद 57 में है राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन 1 से ज्यादा बार बन सकता है, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता, अनुच्छेद 59 में क्या है, राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते, और अनुच्छेद 7 में राष्ट्रपति की शपथ। अगली क्लास में हम 61 और 62 पढ़ेंगे, यानी राष्ट्रपति का महाभियोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।